हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका एम्स क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट, जीरो एरर और बैकलेस एरर। तो आइए देखते हैं लीस्ट काउंट। तो हम जानते हैं कि हमारा माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नट और बोल्ट का जो सिद्धांत क्या है कि ये जो है कोई भी नट बोल्ट के ऊपर उसकी जो है पिच के अनुसार या उसकी स्टार्ट के अनुसार हमारा जो है आगे बढ़ता है। जैसे अगर सिंगल स्टार्ट में हमारा पिच के बराबर दूरी तय करेगा। सिंगल स्टार्ट हेड में हमारा पिच के बराबर वो आगे बढ़ेगा। डबल स्टार्ट में दो पिच के बराबर, ट्रिपल स्टार्ट में तीन पिच के बराबर। इसी तरह एन स्टार्ट अगर है तो एन गुणा पिच के बराबर बढ़ता है। तो हमारा माइक्रोमीटर में सिंगल स्टार्ट हेड पाया जाता है। सिंगल स्टार्ट हेड होता है कि एक चक्कर थिम्बल का एक चक्कर घुमाएंगे तो हमारा एक चक्कर के बराबर पिच के बराबर दूरी तय करेगा। एक चक्कर घुमाने थिम्बल के एक चक्कर घुमाने पर पिच के बराबर स्पिंडल आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से ये जो है नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है या लीड और पिच के सिद्धांत पर काम करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका लीस्ट काउंट जो होता है, फार्मूला लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है, पिच बटे थिम्बल थिम्बल या वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या या थिम्बल डिवीजन। तो ये जो है जैसे ब्रिटिश माइक्रोमीटर है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर की जो पिच होती है वो कितनी होती है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर के लिए ब्रिटिश माइक्रोमीटर की पिच होती है 1/40 इंच। ब्रिटिश माइक्रोमीटर की पिच कितनी होती है, 1/40 इंच। अर्थात 40 का जब भाग हम एक में देंगे तो मतलब 0.025 इंच ये पिच होती है। तो इसमें इसके थिम्बल में कितने डिवीजन होते हैं, थिम्बल डिवीजन होते हैं 25। थिम्बल डिवीजन ये बराबर होते हैं 25, यानी कि 25 थिम्बल डिवीजन इस जो है 1/40 इंच के हिसाब से पूरा 1 इंच का दूरी तय करते हैं। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हुआ, पिच हमारा हो गया 1/40 बटे में 25। इस तरह से ये चूंकि एक फ्रैक्शन है अपने आप में 1/40 एक भिन्न है और 25 एक होल नंबर है, तो इसको भिन्न बदल लेंगे बटा एक मान के और ऊपर नीचे गुणा बीच बीच में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/40 गुणे 25। 1/40 गुणे 25 बराबर 1/1000 आता है। मतलब ये कितना हो जाएगा 0.001 इंच। इस तरह से फिर एक ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर होता है। ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर में जब भी हमारा कोई भी माइक्रोमीटर हो, चाहे ब्रिटिश हो चाहे मीट्रिक हो, अगर वर्नियर शब्द जुड़ जाता है तो उसके लिस्ट काउंट में एक जीरो और बढ़ जाता है, यानी 0.0001 इंच हो जाता है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के लिए ये जो है हो जाएगा कितना, ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना हो जाएगा आपका, माइक्रोमीटर इसका अल्पतमांक हो जाएगा 1/10,000, एक जीरो बढ़ जाता है 1/10,000, यानी कि ये हो जाता है 0.0001 इंच ये हो जाता है। इसी तरह से हमारा जो मीट्रिक होता है, मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है। मीट्रिक माइक्रोमीटर की पिच कितनी होती है 1/2 mm। कितनी होती है 1/2 mm और उसके थिम्बल पर 50 डिवीजन होते हैं। माइक्रोमीटर इसका जो है हमारा जो पिच होता है, पिच बराबर होता है 1/2 mm। अर्थात थिम्बल के एक चक्कर पूरा चक्कर घूमने पे स्पिंडल जो आगे बढ़ेगा
वो 1/2 mm बढ़ता है, यानी कि 0.5 mm बढ़ता है, पिच के बराबर बढ़ता है, क्योंकि सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा। और थिम्बल डिवीजन कितने होते हैं इसमें? थिम्बल डिवीजन ये बराबर होते हैं 50। सिंबल डिवीजन होते हैं 50। तो इसके हिसाब से लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? लिस्ट काउंट बराबर हो जाएगा पिच बटा सिंबल डिवीजन, 1/2 बटा में 50। फिर ये 1/2 हमारा फ्रैक्शन है ही ऑलरेडी, और 50 एक होल नंबर है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे बटा 1 मान करके। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे गुणा, बीच बीच का गुणा, तो 1/50 गुना 100, 2 × 50, 1/100 आ जाएगा। और इस तरह से ये 0.01 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.01 mm। इसी तरह से अगर मीट्रिक वर्नियर शब्द बीच में जुड़ जाता है, मीट्रिक वर्नियर, मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर, वर्नियर शब्द जुड़ गया, माइक्रोमीटर, तो ये शब्द जुड़ जाने से ये 1/1000 हो जाएगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो दशमलव में इसी तरह 0.001 mm हो जाता है ये चीज। क्योंकि जो वर्नियर की जो समांतर रेखाएं होती हैं वो बैरल या स्लीप पर बनी होती हैं, 10 समांतर रेखाएं होती हैं और वो बैरल या स्लीप पर बनी होती हैं। वो अगर पहली रेखा आपकी जो है सिंबल के किसी डिवीजन से मैच कर रही है, तो उसमें जो है कितना उसका रेडिंग हो जाएगा हमारा, उसका जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे उसमें, तो वो कितना हो जाएगा? 0.001 ऐसे करके। दूसरा मिलेगा 0.002, तीसरा मिलेगा 0.003, ऐसे करके। अगर जो है नवी लाइन मिलती है तो 0.009, नवी रेखा मतलब 0.009। तो इस तरह से हमारा जो है ये आता है। अब इसके बाद आता है, जैसे हमारा इसमें किसी भी जो हमारा सूक्ष्म मापी यंत्र है, जैसे वर्नियर है या माइक्रोमीटर है, स्क्रू गेज, तो इसका अगर आपसे कभी सवाल पूछे कि इसका प्रेसीजन क्या है, तो प्रेसीजन में हम क्या बताते हैं कि इसका प्रेसीजन उसका लीस्ट काउंट होता है, और जो लीस्ट काउंट होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो उसका प्रेसीजन, जैसे मान लीजिए पूछता है कि वर्नियर कैलिपर्स का प्रेसीजन क्या है, तो 0.02 और पूछता है कि माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना है, तो जब ब्रिटिश शब्द नहीं जुड़ा होगा तो जनरली हम मीट्रिक मानते हैं। तो ये जो है हम क्या बताएंगे? 0.01 mm। प्रेसीजन क्या है? 0.01 mm। इसी तरह से अगर पूछता है कि मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का प्रेसीजन क्या है, तो 0.001 mm। इसी तरह से अगर पूछता है कि ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का या ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना है या प्रेसीजन कितना है, तो हम बताएंगे 0.001 इंच। और ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का अगर कहता है तो 0.0001 इंच होता है। तो इस तरह से प्रेसीजन मतलब लीस्ट काउंट कितना, वो जो है प्रिसाइज है इंस्ट्रूमेंट, उसमें हम ये बताते हैं। तो इस तरह से हम जो है, तो और जो भी हमारे ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं आपके, इनमें जो थ्रेड बनी होगी, जैसे अब इसमें तो कोई थ्रेड नहीं होती है हमारी, क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर्स में सिर्फ थ्रेड कहाँ होगी? थ्रेड होगी आपकी वो थंब स्क्रू है, लॉक नट है, उसमें लॉकिंग स्क्रू है, उसमें थ्रेड होती है। तो ये चूंकि क्या कहते हैं प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इनमें बीए थ्रेड, कौन सी थ्रेड होती है? बीए थ्रेड पाई जाती है प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट में, बीए थ्रेड होती है। इसी तरह माइक्रोमीटर में हमारी थ्रेड होगी जो स्लीप के अंदर होगी और इसमें थिम्बल में होगी। तो इस तरह से जो भी होगी थ्रेड हमारी, कौन सी होगी? वो जो है आपकी थ्रेड होगी बीए थ्रेड। आइए इसके बाद देखते हैं जीरो एरर। तो माइक्रोमीटर में जो जीरो एरर है, वर्नियर कैलिपर्स की जीरो एरर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एक वीडियो में, और इस वीडियो में हम जो है आज डिस्कस करेंगे माइक्रोमीटर की जीरो एरर। तो जब जो है हमारा बैरल में बनी हुई डेटम लाइन कहाँ बनी होती है? बैरल। डेटम लाइन कहाँ बनी होती है? बैरल या स्लीप पर डेटम लाइन आपकी बनी होती है। और ये जो है कोई भी रहे, चाहे ब्रिटिश रहे या वर्नियर रहे, ब्रिटिश रहे या मीट्रिक रहे, इसमें जो डेटम लाइन होगी वो किसमें होगी?
ये बैरल या स्लीव पर बनी होगी। ये आपका बैरल या स्लीव है, बैरल या स्लीव है। तो इस पर ये डेटम लाइन बनी होगी। क्या बनी होगी? डेटम लाइन। तो इस डेटम लाइन पर आपकी मेन स्केल अंकित होती है। मेन स्केल किस पर होगी? डेटम, ये जो है आपकी किस पर होगी? बैरल या स्लिप पर होगी। तो उस डेटम लाइन के ऊपर इसके निशान बने होते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, जैसे 0 ऐसे करके, ऐसे। ब्रिटिश, अगर ब्रिटिश है ये तो ये पहला सब डिवीजन हो जाएगा, उसके और छोटे छोटे 4 डिवीजन हो जाते हैं ये। फिर ऐसे इसी तरह से दूसरा, ये छोटे छोटे 4 डिवीजन हो जाते हैं, फिर ऐसे करके। तो अगर थिम्बल का 0 जब हम ये इसके क्या कहते हैं, स्पिंडल और एनविल के फेस आपस में मिलाते हैं, आपस में स्पर्श कराते हैं, उस समय ये डेटम लाइन और इसका 0 एकदम सीध में होना चाहिए, तथा ये जो 0 है बैरल या स्लीव का 0, वो इस तरह से कंडीशन में आना चाहिए, इस तरह की कंडीशन में आना चाहिए। और ये निशान एकदम इसके जो है आधा ढका हुआ होना चाहिए। ये आपकी थिम्बल की बॉडी से आधा ढका हुआ होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन पर आपका जो है कोई कोई शून्य त्रुटि नहीं होगी, कोई शून्य त्रुटि नहीं है। परंतु यही निशान अगर जो है आपका ऊपर निकल जाता है या नीचे रह जाता है, थिम्बल का 0 अगर इस डेटम लाइन के ऊपर निकल जाता है या नीचे रह जाता है, उस समय हमारी शून्याङ्क त्रुटि होगी, उस समय शून्य त्रुटि होगी। तो अगर ये डेटम लाइन के ऊपर निकल जाता है 0, ये डेटम लाइन है, ये DL है, और इसके अगर ऊपर निकल जाता है ये थिम्बल का 0, तो ये हमारा कैसा होगा? ऋणात्मक। कैसा होगा? ऋणात्मक, निगेटिव 0 एरर होगी, ऋणात्मक शून्य त्रुटि होगी, शून्य त्रुटि होगी। और ऋणात्मक शून्य त्रुटि होने की दशा में ये जो बैरल का जो 0 है या मेन स्केल का जो 0 है, ये दिखाई आपको निशान दिखाई नहीं देगा। 0 भला थोड़ा बहुत दिखता रहे, या तो वो भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये आगे बढ़ चुका होता है। तो इस तरह से हम जो है देखते हैं कि ये निशान भले ही थोड़ा बहुत दिखाई देता रहे लेकिन 0 का, लेकिन ये जो ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन एकदम ढक जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें ऋणात्मक शून्य त्रुटि मौजूद है, ऋणात्मक शून्य त्रुटि मौजूद है। इसी तरह अगर ये डेटम लाइन और ये थिम्बल का 0 पीछे रह जाता है या नीचे रह जाता है, ये ऊपर निकल जाता है या आगे निकल जाता है, ऊपर या आगे निकल जाता है, आगे निकल जाना, ये आपका ऋणात्मक शून्य त्रुटि होगा। और नीचे या पीछे रह जाना, नीचे या पीछे रह जाना, ये जो है आपका धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक शून्य त्रुटि या शून्याङ्क त्रुटि होगी, शून्याङ्क त्रुटि होगी, धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि होगी। तो ये 0 आपका कहाँ रह गया है? जिस डेटम लाइन के नीचे रह गया है या पीछे रह गया है, और इस दशा में आपका जो बैरल का 0 है और इसका जो ग्रेजुएशन है, ये स्पष्ट तौर पर इस तरह दिखाई देता रहेगा। तो ये हम देखेंगे कि कैसा भी क्वेश्चन कर सकता है आपसे इसमें, ना, कि ये बैरल का शून्य दिखाई नहीं दे रहा है। जब हम स्पिंडल और एनिमल के फेस मिलाते हैं तो बैरल का शून्य इसके थिम्बल के अंदर चला गया है। बताइए कौन सी त्रुटि होगी? थिम्बल के अंदर चला गया है तो कौन सी त्रुटि होगी आपकी? ऋणात्मक। ये दिखाई दे रहा है पूरा, ये इसको मैच नहीं करा पाया है, तो कौन सी त्रुटि होगी? ये आपकी धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि होगी। इस तरह से ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है। नीचे या पीछे रह जाना, ये तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं। ऊपर या आगे निकल जाना, ये भी देखते पढ़ते हैं, ये भी देखते पढ़ते हैं। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल है, इसको आप देखिए कि ऐसा होता है। तो इस तरह से ये शून्य त्रुटि है। और शून्य त्रुटि ये त्रुटि है, चूंकि शून्य त्रुटि आपकी हमेशा घटाई जाती है, चिन्ह सहित घटाई जाती है।
त्रुटि हमेशा चिन्ह सहित घटाई, क्योंकि हम त्रुटियों को रिमूव करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था त्रुटियों को रिमूव करते हैं, तो चिन्ह सहित अगर आप घटाएंगे तो ये ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है, ऋण में होगी, और जब ऋण और उसको हम घटाएंगे तो वो प्लस हो जाती है। इसी तरह ये धनात्मक शून्यांक त्रुटि है, इसको जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाती है। इसी तरह जो है हम इसको करते हैं। इस त्रुटि को इसमें दूर भी किया जा सकता है, जबकि वर्नियर कैलिपर में ये दूर करना संभव नहीं है, लेकिन माइक्रोमीटर में हम त्रुटि को दूर कर सकते हैं। इसके लिए सी स्पैनर या हुक स्पैनर का, सी स्पैनर को हम हुक स्पैनर के नाम से भी जानते हैं, उसको जो है हम इस क्या कहते हैं स्लीव के अंदर बनी हुई सुराख में अगर हम उसको इस तरह से फंसा करके, और पहले हम इस स्पिंडल को लॉक कर लेंगे, फिर इसको फंसा करके हम आगे या पीछे ऐसे घुमा करके, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके, आगे या पीछे की बात नहीं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके इस जो है त्रुटि को हम दूर कर सकते हैं, और ये जो है आपका त्रुटि दूर हो जाएगी, और इसके बाद आप फ्रेशली वर्क कर सकते हैं। इसके बाद आता है बैकलैश एरर। बैकलैश एरर ये चूड़ियों में अगर प्ले है तो आपका इंस्ट्रूमेंट में बैकलैश एरर होगा, और इस एरर को भी हम सी स्पैनर या हुक स्पैनर की मदद से दूर करते हैं। और इसमें जो है हम ये थिम्बल या स्लीव के पीछे लगे गोल नट को जो है उससे सी स्पैनर या हुक स्पैनर से ये घुमा करके, टाइट करके उसको जो है हम दूर करते हैं। तो जब वो प्ले बंद हो जाए, प्ले आना बंद हो जाए, तो हम जो है ये बैकलैश एरर मानेंगे कि बैकलैश एरर दूर होता है। पता कैसे चलता है कि थिम्बल के कुछ घूमने पर भी हमारा स्पिंडल आगे नहीं बढ़ रहा है। थिम्बल हम थोड़ा घुमाएंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें पता चलेगा कि हमारा स्पिंडल तो आगे हट ही नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो उसमें हो ही नहीं रहा है, तो हम जान जाएंगे तुरंत कि इसमें बैकलैश एरर है। तो ये बैकलैश एरर आपकी कैसे दूर की जाएगी? सी स्पैनर या हुक स्पैनर की मदद से ही थिम्बल या स्लीव के पीछे लगे गोल नट को, थिम्बल नहीं, स्लीव या बैरल के पीछे लगे गोल नट को आप सी स्पैनर से ऐसे घुमाएंगे, उसको टाइट करेंगे, तो एक समय हमें पता चलेगा कि अब जो है जैसे ही हम थिम्बल घुमाते हैं तो ये मूवमेंट शुरू कर रहा है, तो आप जान जाइए कि बैकलैश एरर दूर हो चुकी है। तो दोस्तों ये रहा हमारा लीस्ट काउंट, जीरो एरर एंड बैकलैश एरर। तो इस वीडियो में आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में